प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा विषय है राज्यपाल की शक्तियाँ। आज का हमारा प्रकरण है राज्यपाल की शक्तियाँ। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा कि जब हम राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ते हैं तो तुलनात्मक रूप से हमें पढ़ लेना चाहिए। इससे इस टॉपिक को समझना या इसके लिए समझ विकसित करना आसान हो जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो पद हैं दोनों में समानताएं हैं। ये संघ सरकार का मुखिया होता है और ये राज्य सरकार का मुखिया होता है। जिस प्रकार से संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के लिए शक्तियों का वर्णन, या यूँ मान लीजिए जहाँ जहाँ भी राष्ट्रपति की शक्तियों का लेखा जोखा है, उसी प्रकार से राज्यपाल की शक्तियाँ भी है। लेकिन केवल एक अंतर है कि राष्ट्रपति के पास सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ दोनों ही प्रकार की हैं, लेकिन राज्यपाल सामान्यकालीन शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा ही प्रयोग की जाती हैं। वैसे तो एक समान टॉपिक है, लेकिन जहाँ अंतर होगा वहाँ हम विशेष रूप से इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे नंबर 1 पर हम बात करेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की, नंबर 2 पे हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की, नंबर 3 पर हम बात करेंगे वित्तीय शक्तियों की, और नंबर 4 पे हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियों की। जब हम इन शक्तियों का वर्णन कर लेंगे तो राज्यपाल की शक्तियों का टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। कार्यपालिका शक्तियों की चर्चा करते हैं। कार्यपालिका शक्तियों में जैसे कि हमने पढ़ा था राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोगकर्ता होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाती हैं। राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाती हैं और राज्यपाल ऐसा कार्य अपने अधीनस्थों की सलाह से करते हैं। अधीनस्थ कौन है यहाँ पर? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, वैसा ही यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। वह अपने अधीनस्थों की सलाह से ऐसे कार्य करते हैं। जैसे कि हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की संघ में विभिन्न प्रकार की जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल द्वारा ही समस्त नियुक्तियां की जाती हैं। जैसे नियुक्तियों में मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों को बर्खास्त करना, उसके बाद में महाधिवक्ता उनकी नियुक्ति करना। इस प्रकार से राज्य के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की नियुक्तियां हैं, चाहे वह संवैधानिक हैं, चाहे वह संवैधानिक क्षेत्र से बाहर की हैं, जैसे बाहर का मतलब है जैसे विभिन्न आयोग हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधानेतर आयोग हैं, संविधान से बाहर उनका उल्लेख है, और राज्य विधानमंडल ने कानून बनाकर ऐसे आयोगों की स्थापना की है, तो उन आयोगों के अध्यक्ष, उनके सदस्य, उनकी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा ही की जाती हैं। हालांकि आपको पता है कि राज्यपाल ऐसा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। और विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों में जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य मैंने आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी बताया है। प्रसाद पर्यंत से आशय है जब तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राज्यपाल का विश्वास उन पर बना रहेगा। जैसे ही विधानसभा में बहुमत की स्थिति गड़बड़ होती है, या यूँ मान लीजिए बहुमत दल की सरकार नहीं हो रही है और बहुमत का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल बहुमत सिद्ध करने हेतु कह सकते हैं, और बहुमत सिद्ध न कर पाने पर मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद समेत मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं और किसी अन्य दल की सरकार हेतु मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कर सकते हैं। फिर उन्हें बहुमत साबित करने का जो है आदेश भी दे सकते हैं। तो ये राज्यपाल समस्त कार्य करते हैं। जैसे राज्य स्तरीय विभिन्न आयोग हैं, चाहे वह राज्य वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, या इस प्रकार जो विभिन्न आयोग हैं, उन आयोगों में जो सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्तियाँ हैं वह राज्यपाल ही करते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया संवैधानेतर आयोग जैसे राज्य महिला आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, इस प्रकार के आयोगों के अंदर भी नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा ही की जाती हैं। जब हम बात करते हैं राज्यपाल की, और यहाँ पर हम बात करते हैं अनुच्छेद
356 की, क्योंकि अनुच्छेद 356 आपने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ा है, आपातकाल से संबंधित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है वह है अनुच्छेद 356 में। तो इसकी सूचना, लिखित सूचना कौन देता है? तो राज्यपाल देते हैं। ये राज्यपाल द्वारा किया जाने वाला कार्यपालिका संबंधी कार्य है। और जब राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की ओर से, राष्ट्रपति की तरफ से शासन का संचालन राज्यपाल करते हैं। नाम राष्ट्रपति का होता है लेकिन शासन का संचालन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राजस्थान के अंदर राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को पदेन अध्यक्ष के रूप में कई संस्थाओं में जो है लगाया गया है। जैसे राज्य सैनिक बोर्ड जो है उसके पदेन अध्यक्ष राज्यपाल ही होते हैं। जैसे पश्चिमी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो है उदयपुर के अंदर है, सांस्कृतिक केंद्र है ये, इस सांस्कृतिक केंद्र में भी जो पदेन अध्यक्ष हैं वह राज्यपाल ही हैं। इसके बाद में जो स्काउट गाइड एक कार्यक्रम चलता है, स्काउट गाइड जो राजस्थान की शाखा है, उस शाखा के संरक्षक जो हैं वो राज्यपाल होते हैं। ये राज्य विधानमंडल ने ये व्यवस्थाएं की हैं। हर राज्य में ऐसा हो अनिवार्य नहीं है। राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा इन संस्थाओं के लिए राज्यपाल को पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कौन कौन सी संस्थाएं मैंने बताई आपको? पहली संस्था राज्य सैनिक बोर्ड, सैनिकों के कल्याण हेतु इसका गठन किया गया है। दूसरी है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है उसके। फिर संरक्षक स्काउट गाइड जो राजस्थान का जो ब्रांच है उसके। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, प्राइवेट है। इस संस्था के द्वारा जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जाता है, तो राजस्थान की जो शाखा है रेड क्रॉस सोसाइटी की, उसके पदेन अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल ही होते हैं। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के राज्य विधानमंडल द्वारा की गई है। इसके बाद में राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं, जितने भी आपको राज्य में विश्वविद्यालय दिख रहे हैं, उन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल ही होते हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट राज्य की जो विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल ही होते हैं। और राज्यपाल के द्वारा ही इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की, जो वाइस चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। अंग्रेजी में वाइस चांसलर जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और चांसलर कौन होता है विश्वविद्यालयों का? वह स्वयं राज्यपाल उसके चांसलर होते हैं, कुलाधिपति इन्हें कहते हैं। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, जैसे जयनारायण विश्वविद्यालय, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई सेंटर की यूनिवर्सिटी है, कोई केंद्र का विश्वविद्यालय है, उस केंद्र के विश्वविद्यालय में कुलाधिपति राजस्थान के राज्यपाल नहीं होंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे कार्यपालिका संबंधी कार्यों में आपने इसको राज्यपाल के बारे में पढ़ा, तो सामान्यतः ये ध्यान रखना है जो नियुक्तियां हैं वही राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। जैसे राष्ट्रपति में तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि सेना संघ सूची का विषय है, संघ का मामला है, राज्य से कोई लेना देना नहीं। सुरक्षा संपूर्ण भारत की, संपूर्ण देश की सुरक्षाएं वो जरूर करती है। और इसी आधार पर हम अगला जो इसकी शक्तियों के टॉपिक है, विधायी शक्तियाँ, उसको पढ़ते हैं। विधायी शक्तियों में जो राष्ट्रपति को संसद के संदर्भ में शक्तियाँ प्राप्त है, वह समस्त शक्तियाँ राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। जैसे सत्र आहूत करना, मैंने बताया आपको पहले भी, सत्र को बुलाना, उसका विघटन करना, सत्र की कार्यवाही में बीच में सदन को संदेश भेजना। जो राष्ट्रपति विधायी शक्तियाँ प्रयोग करते हैं राज्य के संदर्भ में, वह समस्त शक्तियाँ राज्यपाल द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे अनुच्छेद 174 में लिखा है, 174 में, आर्टिकल 174 में ये लिखा है कि वह विधानसभा के सत्र को आहूत करते हैं, विधानसभा के सत्र को बुलाते हैं, कौन? राज्यपाल। जैसे यही चीज़ आर्टिकल जो हमने राष्ट्रपति पढ़ा उसमें अलग अनुच्छेद में इसका वर्णन है, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के लिए इसका उल्लेख अनुच्छेद 174 में। 174 क्या कहता है? राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करना, उसका सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा 5 वर्ष से पूर्व भंग करना है, ये भी राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 174 के तहत अगर उन्हें ये पूछा जाए कि राज्यपाल को ऐसी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, तो 174 में। फिर उसके बाद हम 175 की अगर बात करें तो
संदेश भेजना, किसी विधायी मसले पर राज्यपाल राज्य विधानमंडल को संदेश भेज सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति संदेश भेज दें। 176 में लिखा हुआ है कि वह विधानसभा के प्रत्येक चुनाव, 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, अगर इससे पहले विधानसभा भंग हो जाए तो पहले हो जाते हैं, तो हर नई विधानसभा के प्रथम सत्र को, नई विधानसभा जो गठन हुई है उसके प्रथम सत्र को और प्रतिवर्ष होने वाले पहले सत्र, जिसे बजट सत्र कहते हैं, को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। इसे विशेष संबोधन कहा जाता है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कहा जाता है। इसका उल्लेख, विशेष अभिभाषण का जो उल्लेख है वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 176 में। आर्टिकल 176 में आर्टिकल 176 कहता है कि विशेष अभिभाषण, जैसे हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में भी पढ़ा है, सेम शक्तियाँ हैं, कोई अंतर नहीं है। और जब विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा की कार्यवाही कौन चलाए, इसका सुनिश्चित करना, इसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त करना, ये भी राज्यपाल का कार्य होता है। उसके बाद में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन, जिन जिन राज्यों में विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है। देखिए, जब हम विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल में मैंने आपको बताया है कि 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, जैसे कि राज्यसभा केंद्र के लिए है वैसे ही, और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं, जो लोकप्रिय होती है, जनता का सदन होता है, जैसे संघ सरकार में लोकसभा आपने पढ़ा। तो विधान परिषद में उसी प्रकार, जिस प्रकार से राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का, क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद की अलग अलग संख्या है, अलग अलग आकार है, विधानसभा के आकार के आधार पर ही विधान परिषद का आकार तय होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम विधानमंडल की चर्चा करेंगे। तो उस विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना राज्यपाल का विधायी कार्य है। और राज्यपाल मनोनयन के समय ये देखते हैं कि वह साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, और ये चीज़ें तो संघ सरकार में भी हैं। इसके अतिरिक्त समाज सेवा भी संघ सरकार में वर्णित है। सहकारिता आंदोलन, इसके अतिरिक्त क्या है? सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी मनोनीत राज्य विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद में राज्यपाल कर सकते हैं। अधिकतम कितना मनोनयन हो सकता है? 1/6। किसका 1/6? विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/6। और जब हम कहते हैं कि मनोनयन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है कि भी राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, तो मनोनयन का उल्लेख आर्टिकल 171 में है। देखिए, जितना महत्वपूर्ण संघ सरकार के अनुच्छेद हैं, उतना महत्वपूर्ण राज्य के अनुच्छेद नहीं है। कारण है, परीक्षाओं में इसे कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक सारणी आप लोगों को मैं उपलब्ध करवाऊंगा। अगर मैं दिखाऊं आपको कि भी किस प्रकार की अगर सारणी है, तो ये एक तुलनात्मक सारणी मेरे द्वारा बनाई गई है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए, मैंने इस प्रकार से तुलनात्मक सारणी बनाई है। भी भाग 5 राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या क्या है, विशेष विषय क्या हैं, भाग 6 में राज्यपाल के संदर्भ में क्या है, और इसी प्रकार से इसकी शक्तियों की जो है, तो इस प्रकार से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ये PDF आपको उपलब्ध होगा, आप इसमें अध्ययन करेंगे। तो विधायी शक्तियों में हम बात कर रहे थे मनोनयन की, तो मनोनयन का उल्लेख होने के बाद में हम अगली विधायी शक्ति की बात करते हैं। इसके बाद में वह राज्य विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन की बात हुई थी, लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार ने 2019 में इस व्यवस्था को 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया है। बढ़ाया नहीं आगे के लिए, क्योंकि हर बार 10 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा रहा था, इस बार नहीं बढ़ाया गया, तो स्वतः ही इसे समाप्त मान लिया जाए। तो अब एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्थाएं वर्तमान परिदृश्य से समाप्त है। एंग्लो इंडियन का मनोनयन अब संवैधानिक बाध्यता नहीं है। इसके बाद में जैसे राज्य के विभिन्न आयोग हैं, राज्य वित्त आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग है, और
CAG है, इन सभी की रिपोर्ट जब राज्यपाल को प्राप्त होती है तो राज्यपाल उन रिपोर्ट्स को विधानमंडल में रखवाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं, वैसे राज्यपाल विधानमंडल में रखवाते हैं। इसके बाद में जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा, मान लीजिए राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा और कानून बनाने की आवश्यकता आ जाए, तो मैंने राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको बताया था कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वैसे ही राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका उल्लेख आर्टिकल 213 में किया गया है। राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति 123 में लिखी हुई है और राज्यपाल की 213 में लिखी हुई है। 123 में राष्ट्रपति की व्याख्या है, राष्ट्रपति कैसे अध्यादेश जारी करते हैं, और राज्यपाल के लिए 213 में। और जो अंदर लिखा हुआ है वो बिल्कुल समान है कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश जो राज्य का क्षेत्राधिकार है, जहां राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है, उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अस्थायी होता है। और जब राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो जाए तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसे या तो पारित हो जाए तो स्थायी कानून बन जाएगा, अन्यथा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये राष्ट्रपति में आपने पढ़ा है, वही समान व्यवस्था है। हाँ, इसमें एक बात एक्स्ट्रा है कि यहाँ राज्यपाल को स्वविवेक दिया गया है कि वह चाहें तो अध्यादेश को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, राष्ट्रपति से परामर्श कर सकते हैं। ये थोड़ा अतिरिक्त है। अब इसके बाद में कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही राज्य का कानून बन सकता है, जैसे राष्ट्रपति में भी था। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद ही वह विधेयक क्या बनता है, विधि बनता है। और इसके लिए जब हम अध्ययन करते हैं तो अनुच्छेद 200 की बात करते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 200 की बात करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी है। कैसे बताया है, तो मैं जब राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों की बात की थी तब मैंने ये बताया था। जब हम बात करते हैं, आपने अनुच्छेद 111 भी पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, वहाँ हमने 3 विकल्पों की बात की थी। क्या हस्ताक्षर कर दें, पुनर्विचार के लिए लौटा दें या लंबित रख लें। वैसे ही 3 विकल्प यहाँ भी हैं। एक चौथा विकल्प है यहाँ पर कि वह राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति हेतु विधेयक जो आरक्षित होता है, राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयकों पर जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय अनुच्छेद 201 में वर्णित है कि वो किस प्रकार से लेंगे। राष्ट्रपति की एब्सोल्यूट वीटो जिसे हम कहते हैं वो यहाँ 201 में लिखी हुई है राष्ट्रपति की। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकते हैं। 3 विकल्प आपको पता ही है, सेम है। हस्ताक्षर करेंगे तो कानून बन जाएगा, राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दें और बाद में वापस आ जाए तो हस्ताक्षर करने बाध्य होंगे, जरूरी होंगे। लंबित मतलब पॉकेट वीटो कर सकते हैं, विधेयक को लंबित रख लें, ना हाँ करें ना करें, लंबित रख लें। ये तीनों चीज़ें तो राष्ट्रपति के समान ही हैं, लेकिन राष्ट्रपति की तुलना में एक ज़्यादा शक्ति राज्यपाल के पास है। चौथा विकल्प कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकते हैं। जो विधेयक राष्ट्रपति को आरक्षित हो जाते हैं, अब उस विधेयक पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ही लेंगे, चाहे वह हस्ताक्षर कर दें, चाहे वो मना करें, चाहे वो पुनर्विचार के लिए लौटाएं, पुनर्विचार के बाद में पुनः मना कर दें, है ना। तो कुछ भी राष्ट्रपति इस पर कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की जब हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं तो एक समान विधायी शक्तियाँ इन्हें प्राप्त होती हैं, चाहे वो सदन में अभिभाषण का, विशेष सत्र को संबोधित करने का हो, विशेष अभिभाषण देने का हो, संसद या विधानमंडल, राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेजते हैं उसका हो, या विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, समान शक्तियाँ संघ के लिए राष्ट्रपति और राज्य के लिए राज्यपाल। तीसरी शक्ति वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, जैसे कि मैंने केंद्र का आपको बजट बताया था, वैसे ही राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 202 में है। अनुच्छेद 202 में है। जैसे उसका उल्लेख किस में था, राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था संघ का बजट 112 में था, उसी प्रकार से राज्य का बजट 202 में है। तो 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, उसी प्रकार से जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था वार्षिक वित्तीय विवरण,
सेम है, दोनों में व्यवस्थाएं वही। बजट जो है एक प्रकार से धन विधेयक होता है, प्रक्रियाएं बिल्कुल समान है धन विधेयक की। वार्षिक वित्तीय विवरण की भी प्रक्रियाएं वही उसी प्रकार से हैं जैसे केंद्र में। एक ये है कि भाई राज्य का जो बजट होता है वो मुख्यमंत्री, राजस्थान में मुख्यमंत्री प्रस्तुत करता है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ बजट वह स्वयं मुख्यमंत्री प्रस्तुत करते हैं। और कौन रखवाता है बजट? तो राज्य के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा बजट रखवाया जाता है। धन विधेयक है बजट, तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से रखा जाता है। जैसे 110 में धन विधेयक की परिभाषा हमने संघ के लिए पढ़ी थी, उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में धन विधेयक परिभाषाएं बिल्कुल समान है, अनुच्छेद बदल जाते हैं। राज्य में 199 अनुच्छेद 199 आर्टिकल 199 में राज्य के संदर्भ में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, जो आपने 110 में पढ़ी थी परिभाषा वही है यहाँ 199 में, क्योंकि संघ और राज्यों के लिए अलग अलग जो हैं संविधान में भाग 5 संघ के लिए लिखा और भाग 6 राज्य के लिए लिखा है, तो हर चीज़ यहाँ दोहरा दी गई है, उसका पुनर्लेखन किया गया है। जैसे संघ के लिए है वैसे ही राज्य के लिए किया गया, कुछ बदलाव थे तो वो बदलाव कर दिए गए। अब राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये आर्टिकल वही हैं जो हमने केंद्र के लिए पढ़े थे, 266 और 267। 266 और 267 में अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 में, जैसे 266 में हमने संचित निधि पढ़ा, तो संघ की संचित निधि और राज्य की संचित निधि दोनों का उल्लेख यहाँ है। संघ की संचित निधि हेतु जो कार्य संसद के क्षेत्राधिकार में होता है वही यहाँ राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में होता है। और 268 के तहत जो आकस्मिक निधि होती है जो राष्ट्रपति की होती है, उसी तुलना में राज्य में राज्यपाल की होती है। आकस्मिक निधि 267(2) में राज्यपाल किसी भी प्रकार का व्यय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यय किस संदर्भ में होगा? मैंने आपको बताया है किस संदर्भ में होगा? आपातकालीन परिस्थितियों में होगा। प्राकृतिक या मानव जनित कोई आपदा है, ऐसी स्थिति में आकस्मिक घटनाओं पर राज्यपाल अपने राज्य के अंदर आकस्मिक निधि का व्यय कर सकते हैं। बस आकस्मिक निधि की व्यय विवरण उनको सदन में रखवाना होगा। और मैंने आपको बताया था ऐसे व्यय पर मतदान नहीं होता, चर्चा नहीं होती, मतदान नहीं होता, ये केवल सूचनार्थ राज्यपाल इनको रखवाते हैं। राज्य वित्त आयोग, जैसे हमने संघ वित्त आयोग की बात की थी, वित्त आयोग के उल्लेख मैंने संघ के संदर्भ में 280 में किया, अनुच्छेद 280 में। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख पंचायती राज वाले सेक्शन भाग 9 में किया गया है, अनुच्छेद 243 में। भाग 9 में 243 क्या है इसके अंदर लिखा हुआ? फाइनेंशियल जो राज्य वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग राज्य के संदर्भ में कहाँ लिखा हुआ है? 243 जब मैं आपको भाग 9 पंचायती राज पढ़ाऊंगा, भाग 9 के जो आपको मैं पढ़ाऊंगा नगर पालिकाएं पंचायती राज भाग 9, वहाँ हम इस अनुच्छेद की विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है इसमें। प्रत्येक 5वें वर्ष में इस वित्त आयोग के गठन और इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल का संवैधानिक कार्य है, राज्यपाल ऐसा करते हैं। ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ हैं, जैसे बजट रखवाना, धन विधेयक के बारे में, और उसके बाद में आकस्मिक निधि पर उनका खर्चा करना, और उसके बाद में राज्य वित्त आयोग का गठन करना। जैसे राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था वैसे ही राज्यपाल। न्यायिक शक्तियाँ बात करें तो जैसे हमने राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्तियाँ आर्टिकल 72 में पढ़ी, वैसे ही राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है 161 में। जैसे आपने राष्ट्रपति में पढ़ी थी, कौन से अनुच्छेद में पढ़ी थी राष्ट्रपति में? अनुच्छेद 72 में आपने क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी, वैसे ही अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्तियाँ किसके पास हैं? राज्यपाल। समझाने की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप राष्ट्रपति वाले टॉपिक में विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं। क्षमादान में क्या होता है बता देता हूँ। जो संघ के दायरे के कानून हैं वो क्षमादान राष्ट्रपति करता है। जो राज्य से संबंधित हैं या जो विषय समवर्ती के हैं और राज्य ने कानून बनाया है, उस क्षेत्राधिकार के कानूनों का उल्लंघन होने पर दंडित व्यक्ति को क्षमादान राज्यपाल देते हैं।
राज्य के क्षेत्राधिकार में बने हुए कानूनों का उल्लंघन करने पर न्यायालय अगर दंड देता है तो ऐसे विषयों पर क्षमादान राज्यपाल देते हैं। लेकिन राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को और मृत्यु दंड को क्षमादान नहीं दे सकते। राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास क्षमादान की कम शक्ति होती है। राष्ट्रपति तो सैन्य न्यायालय मृत्युदंड क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन यहाँ राज्यपाल मृत्युदंड को और सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमादान नहीं दे सकते। बाकी सज़ा को कम करना, सज़ा को बदलना, उसकी प्रकृति में बदलाव करना या बिल्कुल पूर्णतः माफ़ कर देना, ये राज्यपाल कर सकते हैं। उसके बाद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में डिस्ट्रिक्ट आप कोर्ट देखते हैं, जिला स्तर पर न्यायालय देखते हैं, उन जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। जिला स्तरीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राज्यपाल का कार्य है। और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्य में जो हाईकोर्ट है, जब हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति, लेकिन राज्यपाल को इसकी सूचना देते हैं, राज्यपाल से परामर्श भी करते हैं। हालांकि वह परामर्श एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि कॉलेजियम द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर ही न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। हमने चर्चा की उच्चतम न्यायालय वाले टॉपिक में। यहाँ एक औपचारिकता है कि जिस राज्य में, जिस हाई कोर्ट में आप न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं, उस राज्य के राज्यपाल से औपचारिक परामर्श कर लें। ये राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। अगर हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में ये कहें कि प्रमुख राज्यपाल है, उनके संदर्भ में अगर हम विचार करें तो मैंने आपको बताया कि महाराजा सवाई मानसिंह 1949 से 1956 तक राज प्रमुख के रूप में यहाँ उन्होंने कार्य किया, क्योंकि 1 नवंबर 1956 के बाद राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। उससे पहले सवाई मानसिंह जो है राज प्रमुख के रूप में रहे और राज प्रमुख के रूप में पद पर रहे। और प्रथम न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के थे कमलकांत वर्मा और उनके साथ में जो 11 न्यायाधीश थे, उनकी नियुक्ति भी किसने की? सवाई मानसिंह ने की। तो राज प्रमुख के रूप में उन्होंने न्यायाधीशों को नियुक्त किया उस समय। फिर उसके बाद में अगर गुरमुख निहाल सिंह की हम बात करें, जो पहले राज्यपाल हैं राजस्थान के, 1956 से लेकर 1962 तक, 1962 तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। सबसे लंबे समय तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं और राजस्थान एकीकरण के समय ये राज्यपाल बने थे। राजस्थान का जब पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ तो उस समय प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरमुख निहाल सिंह को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज्यपाल के रूप में एक नाम आता है, बड़ा ही चर्चित है, डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह। 1962 से 67 तक ये राज्यपाल रहे और इन्हीं के समय राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मैंने कहा था राष्ट्रपति शासन लगाने में, उसकी सिफारिश केंद्र को भेजने में राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद होता है। तो ये प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह, जिनके समय पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक और राज्यपाल थे 1967 से 1970 के बीच में, 67 से 70 के बीच में, सरदार हुकुम सिंह। इनके कार्यकाल में जो है, सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया और ये सरदार हुकुम सिंह पहले लोकसभा अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद पर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं? तो सरदार हुकुम सिंह हैं। उसके बाद एक पद आता है श्री जगत नारायण सिंह, ये नाम याद करें, जगत नारायण सिंह। ये 1970 में इन्हें राज्यपाल बनाया गया और पहले कार्यवाहक, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, कुछ समय के लिए कार्यवाहक ये थे। तो पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन है राजस्थान के? श्री जगत नारायण सिंह। उसके बाद में सरदार जोगेंद्र सिंह, जो 1972 से 1977 तक, 1972 से 1977 तक, 72 से 1977 तक ये राज्यपाल रहे। देश में आंतरिक अशांति के कारण लगे आपातकाल के समय ये राज्यपाल थे। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं, जब देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल था, 1975 में लगा था इंदिरा के समय, तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? क्योंकि आपातकाल के समय में
जो है शक्तियों का प्रयोग करते हैं ये। तो उस समय राज्यपाल थे सरदार जोगेंद्र सिंह। फिर एक नाम आता है वेदपाल त्यागी, श्री वेदपाल त्यागी, जो राज्य में प्रथम न्यायाधीश जो कार्यवाहक राज्यपाल बने, ये न्यायाधीश थे उस समय। इनके समय दूसरी बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये फरवरी 1977 से मई 1977 4 महीने के लिए राज्यपाल रहे। और इस 4 माह के समय में, अल्प समय में, वेदपाल त्यागी के समय राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बार किसके समय में लगा राष्ट्रपति शासन? डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह। दूसरी बार किसके समय लगा राष्ट्रपति शासन? वेदपाल त्यागी। फिर अगले राज्यपाल आते हैं रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक 1977 से 1981। दूसरी बार लगे राष्ट्रपति शासन को इन्होंने हटाया। सेकंड टर्म में जो राष्ट्रपति शासन लगा वो किसने हटाया? रघुकुल तिलक ने। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा है उस समय यही राज्यपाल थे। कौन? तीसरी बार किसके समय लगा? रघुकुल तिलक के समय। फिर राज्य में चौथी बार लगा है राष्ट्रपति शासन, वो एम चेन्ना रेड्डी के समय 1992 से 93 के बीच में, जब बाबरी मस्जिद वाला प्रकरण हुआ था। उस समय भैरू सिंह जी शेखावत की सरकार थी, तो उस समय 9 राज्यों में बीजेपी की सरकारों को गिराया था। ये चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर उसके बाद में राज्यपाल बने बलीराम भगत 1993 से 98 तक। जो चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा उन्हें हटाया गया, इन्होंने हटाया उस चौथे राष्ट्रपति शासन को, इनके समय में हटा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहे। अब देखो बलीराम भगत ये भी पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष थे जो राज्यपाल बने। अब 2 व्यक्ति हो गए ऐसे, एक मैंने आपको सरदार हुकुम सिंह बताया और एक मैंने आपको बलीराम भगत बताया। सरदार हुकुम सिंह, बलीराम भगत, 2 ऐसे व्यक्ति राजस्थान के राज्यपाल बने जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। एक नाम आता है श्री दरबारा सिंह का। श्री दरबारा सिंह 1998 में 1998 में राजस्थान के राज्यपाल थे दरबारा सिंह, और कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। और राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, दरबारा सिंह जी। और इनका नाम पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के राज्यपाल बने, और राज्यपाल के रूप में इतिहास बना दिया। क्या बना दिया? पद पर रहते हुए पहले राज्यपाल जिनकी मृत्यु हुई राजस्थान में, श्री दरबारा सिंह। फिर एक नाम आता है श्री निर्मल चंद जैन, ये 2003 में राज्यपाल थे, दूसरे राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। फिर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी इतिहास बना, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। और जिस समय ये राज्यपाल बनी 2004 से 2007 तक ये रहीं। राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए ही यह राष्ट्रपति निर्वाचित कर ली गई थी। मतलब राजस्थान के राज्यपाल से राज्य की पहली महिला राज्यपाल से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राजस्थान से ही ये जुड़ा हुआ मामला है। तो राजस्थान से राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल और राजस्थान की राज्यपाल रहते हुए राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राष्ट्रपति बनी। फिर शैलेंद्र कुमार सिंह, SK सिंह 2007 से 9 तक राज्यपाल रहे और कार्यकाल के दौरान इनका भी निधन हुआ राजस्थान में। तीसरे राज्यपाल थे ये। तो इस समय तक ये बात चलने लगी थी कि राजस्थान के राज्यपाल पद पर जो है मृत्यु हो रही है बार बार। फिर उसके बाद में प्रभा राव राज्यपाल बनी। प्रभा राव 2009 से 10 तक रहीं। ये चौथी राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। राजस्थान के राज्यपाल बनने में डर लगने लगा था, बार बार राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हो रहा था। तो प्रभा राव वो चौथी राज्यपाल है जिनका निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी, राजस्थान में अपॉइंटमेंट हुआ, राजस्थान में अपॉइंटमेंट हुए और उसके बाद में 2009 और 10 के अंदर इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। फिर कल्याण सिंह जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब बाबरी मस्जिद वाला प्रकरण हुआ उस समय। और कल्याण सिंह अभी 2014 से लेकर 19 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। और राज्य के राज्यपाल के रूप में जो संपूर्णानंद सिंह की हमने बात की थी 1962 से 67 तक, उसके बाद में यह अब ऐसे राज्यपाल हुए जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। 1967 के बाद में आज 2014 से 19 इतने वर्षों के बाद में ये वो राज्यपाल हैं जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। इसका मतलब इनके बीच के राज्यपालों ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। 9 सितंबर 2019 को इनकी नियुक्ति हुई है। और जो पदानुक्रम है, जो पदक्रम है उसके आधार पर 41वें राज्यपाल हैं। राजस्थान में 41वें
राज्यपाल ये बने और वर्तमान राज्यपाल राजस्थान में नियुक्त हुए। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश इनका गृह राज्य है, पूर्व में बीजेपी से थे और 2014 में केंद्रीय मंत्री भी थे, जो शायद उद्योग मंत्री ऐसे करके ये मंत्री रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लगातार लॉकडाउन में अध्ययन कर रहे हैं, ऐसी हमारी आशा है और हमारा प्रयास है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुँचे, आप लोगों को सुविधा हो पढ़ने में। एक हम वीडियो और बनाएंगे जिस पर आपसे वार्तालाप की जा सके, प्रकरण से अलग आपकी तैयारियों को किस प्रकार से करवाएं, आपको मोटिवेट करने वाला एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।